नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में। देखो, अगर हमारे सिलेबस की हम बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस के अंदर आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके नया टॉपिक होगा। इसमें आपके जेनेटिक्स का टॉपिक होगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आनुवांशिकी। अब देखो, इस आनुवांशिकी के अंतर्गत हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपके सामने पहले क्लियर हो जाने चाहिए। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो होगा यहाँ पे मेंडल के नियम हमें यहाँ पे इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके इसमें मेंडल के नियम से जो सामान्य शब्दावली है वो हमें यहाँ पे पता रहनी चाहिए। इसके बाद में जेनेटिक्स के अंदर यहाँ पे डीएनए और आरएनए की जो संरचना है वो हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो हम ये भी डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ेंगे। फिर आपके वंशागति का जो आणविक आधार है वो आणविक आधार भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है। जो हम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया भी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जो आपके जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो पोर्शन है वो पोर्शन रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके गुणसूत्र की जो संरचना है वो गुणसूत्र की संरचना में पता रहनी चाहिए। मनुष्य में आपकी जो लिंग निर्धारण है वो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और जो आनुवांशिक विकार है वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। सारे पोर्शन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक पार्ट वाइज हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में बस एक ही वर्ड आता है यहाँ पे कि आपके माता पिता से जो लक्षण है वो आपके संतान में जाते हैं, वही जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। या माता पिता से जो लक्षण संतान प्राप्त करते हैं वही लक्षण आपके क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। हमारे सामने एक जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आनुवांशिकी, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? आनुवांशिकी। एक तो हमें इसके बारे में यहाँ पे जानना पड़ेगा। इसके बारे में नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा वंशागति के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? वंशागति के बारे में। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? आनुवांशिक लक्षण। देखो, वीडियो को एकदम आराम से आप देखना, हॉरिजॉन्टल मोड पे मोबाइल को कर दो आप, कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करना है। चीज़ों को आपको कंटिन्यू यहाँ पे समझते जाना है, तभी आपका ये टॉपिक है वो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपके सामने नाम है एक तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स, और वंशागति को कहा जाता है यहाँ पे इंग्लिश में हेरिडिटी। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे हेरिडिटी कहा जाता है। और एक हो जाएगी यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण। सबसे पहले आपको पूछा जाए भी आनुवांशिकी जो शब्द है, इस आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने था? तो ध्यान में रखना, विलियम बेटसन, या फिर इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। डब्ल्यू बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जो आनुवांशिकी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आनुवांशिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो आपके किसने किया था? यहाँ पे डब्ल्यू वेटसन ने किया था। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण के अंदर ध्यान में रखना कि वह लक्षण जो आपके माता पिता से आपके संतान के अंदर स्थानांतरित होते हैं, वही लक्षण आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये आपके आनुवांशिक लक्षण की यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी। भाई, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माता पिता का आंखों का कलर हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, या उनकी नाक की आकृति हो सकती है, बोलने का जो तरीका है वो हो सकता है, यहाँ पे देखने का तरीका हो सकता है, अंगुलियों की जो आकृति है वो माता पिता के समान हो जाए, हाथ की आकृति, कुछ भी ऐसा लक्षण, कोई भी लक्षण हो सकता है जो माता पिता संतान के अंदर ट्रांसफर होता है, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट हमें यहाँ पे समझना भाई वंशागति के बारे में। किसके बारे में समझना है? यहाँ पे वंशागति के बारे में। ये जो आपकी वंशागति है, वंशागति किसे कहते हैं? एकदम नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी भी, यहाँ पे वंशागति की कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। बस वंशागति में ये ध्यान में रखना है आपको भाई, जो आपके आनुवांशिक लक्षण है, वंशागति के बारे में ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके आनुवांशिक लक्षण, जिसे हम यहाँ पे जेनेटिक्स कैरेक्टर्स कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित होना, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है आपकी यहाँ पे वंशागति कहलाता है। देखो ये जो नाम है इसको दो वर्डों के अंदर तोड़ो, यहाँ पे वंश प्लस गति। तो जो आनुवांशिक लक्षण है वो एक वंश से दूसरे वंश के अंदर क्या करेंगे, गति करेंगे, वो लक्षण क्या कहलाएंगे, यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा, उसके बाद में सेकंड नंबर यहाँ पे वंशागति। तो वंशागति के अंदर आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वो क्या कहलाती है, यहाँ पे वंशागति कहलाती है। अब बात आती है हमारे सामने यहाँ पे आनुवांशिकी की बात। किसकी बात आती है यहाँ पे, थर्ड नंबर आनुवांशिकी, जिसे हमें क्या कहते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन ने प्रयोग किया था। अब इसके अंतर्गत देखो कौन सी चीज आपको याद रखनी भाई, आनुवांशिकी होगा क्या। देखो आनुवांशिकी के अंतर्गत नॉर्मल आपको एक सिंपल सा वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड यूज करना है यहाँ पे भाई जीव विज्ञान की वह शाखा। कौन सा वर्ड यूज करना है यहाँ पे आपको, एक मिनट, थोड़ा कलर है वो मैं चेंज कर दे दो, इसमें यूनिक कलर कर देते हैं ना, सारी चीजें आपकी एकदम विजुअल हो जाए। ये लो भाई यूनिक कलर इसमें। तो देखो यहाँ पे आनुवांशिकी के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान या फिर आप विज्ञान कर सकते हो कि वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें आनुवांशिक लक्षण, जिसमें आनुवांशिक लक्षण वह उसकी वंशागति का, वह उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है यहाँ पे, आनुवांशिकी कहलाती है। तो इस आनुवांशिकी के बारे में भी आपको विशेष तौर से यहाँ पे पता चीज समझ आ गई तो एक बार कमेंट्स कर दो आप। तो यहाँ पे आनुवांशिकी के बारे में आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आनुवांशिकी क्या है। तो आनुवांशिकी के बारे में हमारे सामने यहाँ पे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण में उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था सर, यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन ने किया था। ये रहा सर डब्ल्यू बेटसन, इसको पकड़ो। इस डब्ल्यू बेटसन को यहाँ पे आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन। ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए, आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बेटसन। ये आपको तीनों चीजें यहाँ से जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब हम चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। भाई यहाँ पे देखो इस आनुवांशिकी का जब भी नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक ही व्यक्ति का नाम आता है और वो नाम आता है यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम आता है यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि भाई आनुवांशिकी के ऊपर प्रयोग करने वाला कौन था, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो थोड़ी बहुत मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। मेंडल क्या था भाई, नॉर्मली इसको पढ़ाई में रुचि कम थी तो ये आपके एक चर्च में रह गया था, पादरी वगैरह, ये आपने वगैरह सुनी होगी कहानी। तो उसने क्या कहा वहाँ पे उस चर्च के सामने, इस प्रकार से मान लो आपकी वही चर्च थी और उस चर्च के सामने एक यहाँ पे गार्डन था, इस प्रकार से, ठीक है, गार्डन। गार्डन के अंदर आपके मटर उगाई थी, क्या उगाई थी हुई थी यहाँ पे, इस प्रकार से आपके मटर उगाई थी, ठीक है। इसमें इसका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया। इन्होंने देखा यहाँ पे कि इस गार्डन के अंदर ये जो मटर उगाई हुई थी, इस मटर के कुछ प्लांट लंबे थे और कुछ प्लांट बोने थे। इसके अलावा इनके फूल हैं, वो फूल भी दो दो तरह के थे। फलियां भी कुछ फूली हुई थी, कुछ पिचकी हुई थी। तो मेंडल ने ऐसा सोचा भी ऐसा है क्या रीजन, इनके पीछे क्या रीजन है।
तो इन्होंने इसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे सामने एक यूनिक सा यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस प्लांट के ऊपर, जिस पादप के ऊपर प्रयोग किया, वो प्लांट कौन सा था। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे उद्यान मटर, बहुत सारे मटर होते हैं, अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है, तो आपको ध्यान में रखना उद्यान मटर, या फिर आपको इंग्लिश में भी दे सकते हैं यहाँ पे गार्डन पी। तो गार्डन पी या फिर उद्यान मटर के ऊपर इसने यहाँ पे प्रयोग किए थे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे कि सर उद्यान मटर के ऊपर ही प्रयोग क्यों किए थे, इसके पीछे भी कोई रीजन है। तो बिल्कुल यहाँ पे है कि भाई उद्यान मटर के पीछे जो चयन किया था उद्यान मटर का, जो गार्डन पी का इसने चयन किया था, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो उन रीजन्स की भी हम बात कर लेते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान में रखना, यहाँ पे पायसम सेटाइवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पायसम सेटाइवम, ये इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो उद्यान मटर के अंदर देखो हम बात करेंगे उद्यान मटर की, तो उद्यान मटर का जब भी हम नाम लेंगे तो इसमें देखो भाई क्या क्या रीजन है इसके पीछे चयन करने के पीछे। तो पहली बात तो यहाँ पे इसका जो जीवन काल था वो आपके 1 वर्ष से था, मतलब फल फूल लगकर इसका जीवन काल 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता, फल वगैरह 1 साल में लग जाते, तो इसका अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन करना भी एकदम आसान था। नेक्स्ट आपके इसको उगाना क्या था, एकदम आसान, उगाना क्या था, आसान था। ये स्थान कम घेरता था, तो इसको गमले के अंदर भी आसानी से उगाया जा सकता था। नेक्स्ट इसमें आपके स्वपरागण भी पाया जाता था, तो इसमें आपके शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर ध्यान में रखना विपुंसन की प्रक्रिया भी हम आसानी से करवाई जा सकती थी, और विपुंसन के द्वारा इसमें आपके पर परागण संभव हो सकता था। अब यहाँ पे ये समझना है सर ये आपके विपुंसन होता क्या है ना, विपुंसन नाम आ गया। देखो विपुंसन का जब भी नाम आए तो बस आप एक डायग्राम को याद करो, इस फूल वाले डायग्राम को याद करो बेचारे को, और इस फूल वाले डायग्राम को याद कर कर इसके साइड में आपने देखे होंगे भी परागकोश होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके परागकोश होते हैं। तो ये परागकोश को ध्यान में रखना, विपुंसन की प्रक्रिया यहीं से निकलेगी। क्या प्रक्रिया होगी, क्या परिभाषा होगी भाई, पुंकेसर है, इन पुंकेसर के जो परागकोश है इनको हटा देना, इनको हटा देना। पुष्प की कलिका, जैसे कलिका निकलती है तो उस समय इन पुंकेसरों को हटा देने की जो प्रक्रिया होती है वही आपके क्या कहलाती है, यहाँ पे विपुंसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे विपुंसन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे हमने इन परागकोशों को हटा दिया तो परागकणों का निर्माण नहीं होगा, और परागकणों का निर्माण नहीं होगा तो अब हम इसमें यहाँ पे पर परागण है वो आसानी से करवा सकते हैं। कौन सा परागण करवा सकते हैं यहाँ पे, कि जो पर परागण है वो हम यहाँ पे आसानी से करवा सकते हैं। क्लियर हो गई ना ये बात यहाँ पे कि विपुंसन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है भाई। अब बात आती है इसके बाद में भी उद्यान मटर के पादप का चयन तो कर लिया। अब इस उद्यान मटर के पादप के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण थे, इस मटर का ही चयन किया। तो इसमें टोटल आपके अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। एक ये भी इसमें यहाँ पे रीजन हो सकता है उद्यान मटर के पीछे चयन करने का कारण। और इसमें आपके टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। कितने थे यहाँ पे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। देखो अब यहाँ पे 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है इनको आपको कैसे याद रखना है, उनकी हम बात करते हैं कि भाई 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को याद करने की एकदम आसान से ट्रिक है। एग्जाम के अंदर पूछ सकता है भाई इनमें से कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से नहीं है, बहुत बार ये कंफ्यूजन डाल देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से आपको याद रखने की ट्रिक है वो आपके सामने हॉस और कॉप, हॉस और यहाँ पे कॉप, ये ट्रिक हो जाएगी। ओ से ओ को कैंसिल कर देना। एच का देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एच आ रखा है, एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हाइट, HEIGHT। हाइट का मतलब एक लक्षण था यहाँ पे पादप की ऊंचाई का, एक लक्षण किसका था यहाँ पे, पादप की ऊंचाई का लक्षण था। क्लियर है ना बात यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे सामने आता है एस, एस से हो जाएगा यहाँ पे शेप, एस से हो जाएगा शेप। शेप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके फली की आकृति। अरे आपके शेप का मतलब होता है आकृति, ठीक है, किसकी आकृति भाई, यहाँ पे फली की आकृति। एच का मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई किसकी, यहाँ पे पादप की ऊंचाई। नेक्स्ट हम इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं यहाँ पे एस के बाद में सी, सी के बाद में हो जाएगा यहाँ पे कलर। सी का मतलब हो जाएगा कलर। कलर एक तो किस किस का हो जाएगा सर यहाँ पे, एक तो पुष्प का रंग, एक तो पुष्प का रंग, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक सर फली का रंग हो जाएगा, फली का रंग। और एक हो जाएगा सर यहाँ पे बीज की आकृति, सॉरी बीज का रंग, बीज का रंग। फली की आकृति के अंदर एक ध्यान में रखना यहाँ पे बीज की आकृति भी शामिल होगी, बीज की आकृति, बीज की आकृति का शामिल हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है पी, और पी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पोजीशन। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपकी स्थिति, किसकी स्थिति सर? यहाँ पे पुष्प की स्थिति। किसकी स्थिति? यहाँ पे पुष्प की स्थिति हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो पुष्प की स्थिति है, तो पुष्प की स्थिति के अंदर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। कौन कौन से? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बीज की आकृति, चौथा पुष्प का रंग, पांचवा आपकी फली की आकृति, छठा हो गया बीज का रंग, और सातवां हो जाएगा पुष्प की स्थिति। एक इसमें आपके बीज पत्र का भी कई बार रंग आता है, वो भी आप ध्यान में रखना। तो टोटल ये आपके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद तो करना एग्जाम में आएगा, लेकिन आपके सामने ये जो ट्रिक पड़ी है इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो आपकी जो सिलेबस के अंदर कौन कौन सी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार, भी सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे क्लियर होती जाए, है ना। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, आपके सामने एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर देखो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो आपके जेनेटिक्स वाला पोर्शन है ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये पोर्शन हमने स्टार्ट किया। बाकी अगर बात करें ये सेकंड नंबर जो टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन वाला, ये हमारा करना है। अब इसमें देखो मानव का जो पाचन तंत्र है ये हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शायद कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हमें कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना हो गया, लसिका ग्रंथि हमें पढ़नी पड़ेगी एक बार, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। बाकी अंतःस्रावी ग्रंथि और इसके हार्मोन थे जितने भी, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। हमारा जो पेशी मस्कुलर सिस्टम है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। बाकी वाले 4-5 टॉपिक है ये लगभग आपके दिसंबर मध्य तक, 15 दिसंबर के आसपास हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लैब असिस्टेंट का बायोलॉजी का सिलेबस। और उसके बाद में हम लगभग आपकी एक नई क्लास शुरुआत करेंगे, शायद आपकी ट्यूशनों की क्लास हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो जीके की क्लास है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली। तो क्लासों को आप कंटिन्यू देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो में।